कोई एक व्यक्ति निकला, उसने एक विषय पकड़ा, वो सारी जिंदगी उस पर लगा रहा, समाधान नहीं निकला। किसी ने दूसरा विषय पकड़ा, वो उस पर जिंदगी भर लगा रहा, समाधान नहीं निकला। अब बात जब आती है एक विराट परिप्रेक्ष्य की, जो पीछे लिखा है व्यवस्था परिवर्तन, तो ये व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कोई एक जीवन का एक अंग नहीं है। जीवन का हर एक अंग अगर अच्छे तरीके से चल रहा है तो व्यवस्था है। अब जब देवेंद्र भाई के चंडीगढ़ प्रकरण के बाद जब हम इकट्ठे हुए, ये सारे साथी इकट्ठे हुए, तो पता चला अब अकेले अकेले दौड़ने से कोई मतलब नहीं। अब एक साथ जो दौड़ना होगा, एक साथ चलना होगा। अब एक साथ कहते चले, इस पे चर्चाएं चली, कोई खेती पे काम करने वाला, कोई शिक्षा पे काम करने वाला, कोई स्वास्थ्य पे आयुर्वेद पे काम करने वाला, कोई स्वावलंबन पे काम करने वाला, कोई पशु पे काम करने वाला, अलग अलग विभागों पे काम करने वाले सभी साथी इकट्ठे हुए। इस पूरे के पूरे दृष्टिकोण को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, मैं निवेदन करूंगा भाई देवेंद्र बलारा जी से, जैसे पिछले काफी समय से हमें नेतृत्व दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, अभी भी से उनकी जरूरत है। भाई देवेंद्र जी। भारत माता के इनकलाब, इनकलाब, जय जवान। आज की जनता सरकार मोर्चा की पहली राज्य स्तरीय बैठक में मौजूद हमारे विशेष अतिथिगण, हमारे विशेष साथियों, माताओं, बहनों, दोस्तों, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सबको नमस्ते। आवाज साफ आ रही है? बस थोड़ी देर के लिए अपनी वार्ता को रोक करके एक बार मंच की बात को सुन लीजिए। आपको मालूम पड़े कि यहां आप लोगों को क्यों बुलाया गया है, इसका मकसद क्या था और इसके बाद का अगला चरण क्या होगा। बहुत से लोग थोड़े से बोर हो गए। कारण था आवाज साफ नहीं है। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि दूसरे स्पीकर आ जाएं तो आप तक बात पहुंचाने में आसानी होगी हमको, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इतनी देर से टिके हुए हैं बिना अव्यवस्था किए, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, इसके लिए मैं आपका वंदन करता हूं। उसका कारण है यहां मौजूद एक एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपना जीवन का कुछ हिस्सा, अपने जीवन से कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा इस जनता सरकार मोर्चा में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। तो अपने निवेश को बर्बाद नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो यहां पर पहली मिनट से डटा हुआ है। और आप में से आपको जानकर खुशी होगी एक बात की कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति जो लाया गया हो, जिसको रिश्तों की दुहाई दी गई हो, जिसको कोई लालच दिया गया हो, इसके बावजूद कि पीछे चुनाव का माहौल है, इसके बावजूद कि फसलों की कटाई का माहौल है, इसके बावजूद कि आज के टाइम पे राजनीतिक माहौल इस तरह का है कि सरकार के खिलाफ खड़े आदमी को बख्शते नहीं है, तब आप लोग खड़े हैं, तो मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं इसके लिए। कुछ लोग कहते हैं पिछले 2.5 साल से आपकी नाक में दम कर रखा है। मैं कहता हूं आप जब से पैदा हुए हो तब से लेके आज तक आपकी जिंदगी कितने दिन आसान रही है, बता तो दीजिए। आप जो कर रहे हो उस दिन से लेकर आज तक किसी की
सरकार रही हो, आपको कब ऐसा महसूस हुआ हो कि हम सुरक्षित हैं, हमारी बहू बेटी सुरक्षित है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, और हम जो कर रहे हैं इसके लिए, ये जो हमारा किया हुआ है ये देश के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैं तो नहीं महसूस करता। गाड़ी ले रहा हूं तो मैं टैक्स दे रहा हूं, मैं पेट्रोल डीजल डलवा रहा हूं तो टैक्स दे रहा हूं, उसके बाद मैं टोल टैक्स दे रहा हूं, और पिछले 15 सालों से गाड़ी चलाते हुए भी मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक एक भी सड़क ऐसी नहीं देखी है जिस पर मुझे उस टैक्स के दिए हुए का फायदा नजर आता हो। मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर दिन रात पैसा बर्बाद कर रहा हूं, मैं उसके लिए दिलो जान से लगा हुआ हूं मेहनत करने पर। उसके बावजूद भी मेरा पड़ोस ऐसा नहीं कि मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकूं, उसके बावजूद भी मेरा प्रशासन ऐसा नहीं कि मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकूं, इसके बावजूद भी मैं अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं दिला पा रहा कि मैं ये भरोसा कर सकूं कि जब वो वहां से पास होगा तो उसकी जिंदगी आसान होगी, या वहां से पास होगा तो उसको जीवन यापन का कोई रास्ता मिलेगा, या उसको समाज में सम्मान सुनिश्चित होगा, या ऐसी कोई चीज जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। इसमें आपकी चहेती सरकार भी आ गई, इसमें जिसको आप पसंद नहीं करते वो सरकार भी आ गई। मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि जिससे मैं समझूं कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। यही दर्द लेकर के चले थे जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पता चला कि इतना बड़ा खेल चल रहा है। नौकरी पर होते हुए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है। यह भी नहीं पता कि कल क्या होगा। हमने ये निर्णय ले लिया कि नहीं, गुलामी की जिंदगी से बेहतर है हम थोड़ा खा लेंगे लेकिन आजाद जिंदगी जिएंगे, और चल पड़े एक रास्ते पर। ये मैं 2 साल और 6 साल और 8 साल की बात नहीं कर रहा हूं। 10 साल पहले जब ये निर्णय लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, उस वक्त मेरे सामने कोई रास्ता खुला नहीं था। मुझे नहीं मालूम था किस रास्ते लेकर के जाएंगे। मेरे माता पिता यहां बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार भी यहां बैठे हुए हैं। हर आदमी की जबान पर एक बात थी कि ये सब कुछ बर्बाद करेगा, क्योंकि नौकरी लोगों को मिलती नहीं है और ये छोड़ने पर चला हुआ है। लेकिन मेरे को क्या था कि नहीं, आने वाले वक्त में ये नौकरियां भी नहीं बचनी है, और मेरे बच्चे के लिए ऐसा भविष्य तैयार हो रहा है कि उसका सब कुछ बर्बाद होने वाला है। मैं चुपचाप कैसे सहन कर लूं? मुझसे नहीं होगा, मैं निकलूंगा, चाहे फेल हो जाऊं, उसके बाद आपसे माफी मांग लूंगा, लेकिन ट्राई जरूर करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश की, हमने कहा हमारी परवरिश में गड़बड़ है, हमने कहा हम बच्चों को पालने में गड़बड़ कर रहे हैं। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा भाई, एनडीआरआई जैसा बड़ा संस्थान है, वहां आपको गाय भैंस कुत्ते बिल्ली पालना सिखाया जाता है, घोड़े पालने की ट्रेनिंग दी जाती है, मछली पालने की ट्रेनिंग दी जाती है, कुत्ते पालने की, सूअर पालने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन औलाद के पालने पर बात आज तक मैंने एक आदमी के मुंह से नहीं सुनी, एक संस्था के मुंह से नहीं सुनी कि बच्चों को कैसे पालें। और सारी जड़ वहीं से शुरू हो रखी है, वहीं करप्शन चला हुआ है। अगर 2 सगे भाई हैं और उन दोनों के बच्चे अगर एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो दोनों की माएं रोज रात को बैठ करके चर्चा करती हैं कि तेरे भाई के तेरे से ज्यादा नंबर कैसे आ गए। वो जो को एग्जिस्टेंस, जिसको सह अस्तित्व की भावना कहते हैं, हमने अपने परवरिश में खत्म कर दी, और इसलिए समाज के अंदर इतनी प्रतियोगिता हो गई कि हम एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो गए। और उस गला काटने की तैयारी की परीक्षा में, इस प्रोसेस में आपको आवाज साफ आ रही है? आ रही है? अभी बताइए।
बताइए अब ठीक आ रही है? अब थोड़ी सी ठीक है? चलिए, इस कंपटीशन की दौड़ में हमने ऐसा माहौल बना लिया ने आपकी नाक बंद करने की कोशिश की, आपका गला दबाने की कोशिश की, जब आपके घरों में कैद किया, जब आपको जबरदस्ती की गई कि तुम अगर वो 2 सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको मॉल में नहीं जाने देंगे, तुमको मंडी में नहीं जाने देंगे, तुमको स्कूल में नहीं जाने देंगे, तुम्हारी तनख्वाह नहीं निकलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, तुमको बसों में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, फॉर्म नहीं भरने दिए जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। जब ये सरकारों ने जबरदस्ती की तो क्या हुआ? क्योंकि आपके पड़ोस में रहने वाला परिवार आपका कॉम्पिटिटर था, आपका प्रतियोगी था, उसको आपसे आगे निकलना था, उससे बेहतर दिखना था, इसलिए आपके साथ वो खड़ा नहीं हुआ और आप उसके साथ खड़े नहीं हुए, और उस अकेली दुनिया के अंदर हम लोग घरों में कैद होकर के रह गए कि सरकारें जो कर रही है हमें सहन करना पड़ेगा। ये कारण था हमारी परवरिश का, हमारी शिक्षा का। अगर हमने शिक्षा के अंदर अगर आदमी बनने की तैयारी की होती, हमने उस बच्चे को समाज के लिए तैयार किया होता, तो वो दिन नहीं आता, ऐसा हालत नहीं होती। कुछ चुनिंदा लोग थे, ये लोग थे, जनता सरकार मोर्चा के लोग थे, किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग थे, जो खड़े होकर के कह रहे थे कि हम खड़े हैं, आओ तो कौन सी बीमारी हमारे पास आती है, हम साबित करते हैं कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, और हम जबरदस्ती सहन करने नहीं देंगे। और जब ये आवाज उठी तो सरकारों को पता लगा कि अब लोग बोलने लग गए हैं, लेकिन उसके बाद लोगों ने सोचा कि हम तो थोड़े से लोग हैं, हम तो कुछ लोग हैं। तब निर्णय लिया हम लोगों ने कि असल में लोग बहुत हैं, अंदर पीड़ा बहुत है, समाज के जिस तबके को जाकर हाथ लगाओगे अंदर आग ही आग भरी है, दर्द ही दर्द भरा है, दुख ही दुख है, वेदना ही वेदना है। एक बार जाकर बात तो करो, एक बार जाकर टोको तो सही। हालांकि जोर बहुत लगा, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि आज इस मुकाम पर जनता सरकार मोर्चा पहुंचा है कि अलग अलग संगठनों के अलग अलग दिशाओं में सोचने वाले लोग अब एक ही दिशा में सोचने लगे कि मिलकर राष्ट्र निर्माण करेंगे, मिलकर अपने देश को बचाएंगे। हमने स्लोगन रखा अपना, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। अपना निर्माण पहले नहीं किया, अपने परिवार का निर्माण पहले नहीं किया तो समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन व्यवस्थाओं ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अगर मैं अपने परिवार को संभालने चलूं तो मेरे पास समाज के लिए वक्त नहीं बचेगा, और अगर मैं समाज के लिए चलूं तो मेरे पास परिवार को देने के लिए वक्त नहीं बचेगा। तो क्या करें? तो ऐसे लोग लेकर के आने होंगे जो समाज में जिन्होंने कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी कुछ स्पेशलिटी है, जिनकी कुछ खासियत है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ सोचा है, और उन लोगों को निकालने के लिए हमने प्रयास जारी किए कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण केवल तब होगा जब हम समाज की जड़ों पर काम करेंगे, जिसे हम बच्चे कहते हैं, जिसे हम शिक्षा कहते हैं। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने साथ जुड़े हुए लोगों को स्वावलंबी नहीं बना देते। ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक उनको समाज को कैसे लोग चाहिए वैसे लोग तैयार नहीं कर देते। और इसलिए ये सोचकर कि यात्रा बहुत लंबी है, हमने ये निर्णय ले ही लिया कि लोग 4 आए कि 40 आए, 4000 आए कि 4 लाख, हम ये निर्णय लेते हैं
जिन लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया था, हमने ये निर्णय लिया था, एक काम करते हैं, हम एक माहौल बनाते हैं कि हम लोग सीधे सीधे राजनीति में नहीं जाएंगे, हम समाज निर्माण पे काम करेंगे। लोग कहने लगे कि राजनीति में नहीं जाओगे तो चीजों को कैसे बदलोगे। हमने कहा हम ही थोड़े ये लोग हैं जो समाज को बदलने चले हैं, पीड़ा वाले कितने सारे लोग हैं। ये 1000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग बैठे हुए हैं, इनमें कोई हमारे पास नेता नहीं है क्या, जो आज नहीं आ पाए किसी कारणवश, जो आना चाहते थे, जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी है, जिन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, जनता सरकार मोर्चा के साथ है, उनमें नेता नहीं है क्या? तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि समाज में से निकाल करके समाज अपने नेता खुद तैयार करे? नहीं कर सकते क्या? हम ये कर सकते हैं और ये करना होगा, क्योंकि ये हमने निर्णय लिया कि भाई अगर समाज हमें इजाजत देगा तो हम लोग खुद अपने आप को बाहर करके अपने साथियों में से लोगों को तैयार करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी क्या है? मुझे कुछ लोगों ने अभी की बात बताता हूं। हमारे दोस्त मित्र मुझे कह रहा था कि डॉक्टर साहब, जैसे केजरीवाल ने छल किया ऐसा तो छल नहीं करोगे। मैंने हाथ जोड़ लिया, भाई मैं ठेकेदार नहीं हूं, भाई मुझसे मैं नहीं करने वाला, मेरे बस की बात नहीं है। जब तक आकर के आप नहीं संभालोगे, मेरे कंधों में इतना दम नहीं है कि ये संभाल पाए इस बोझ को। आपको आकर के बराबर में संभालना पड़ेगा अपना समाज। आपका गांव है, आपके बच्चे हैं, आपकी समस्या है, उसका समाधान आपको करना पड़ेगा। हम वो लोग लाके देंगे आपके गांव में जो समाधान करेंगे। जाकर उनकी शरण में बैठते नहीं हैं कि आइए हमको दिशा दीजिए, हमको बताइए कि हम अपने बच्चों को कैसी दिशा दें। हम तो क्या करते हैं कि स्कूल में फीस जमा करा दी तो सारा ठेका स्कूल के मालिक ने खा लिया। वो नहीं करने वाला है। आप रोज बीमार ज्यादा हो रहे हो, आपके बच्चे ज्यादा बिगड़ रहे हैं, आपकी न्याय व्यवस्था रोज खराब हो रही है, आपका पानी रोज खराब हो रहा है, आपकी हवा रोज खराब हो रही है, सरकारें रोज निरंकुश हो रही है, पुलिस व्यवस्था रोज बिगड़ रही है, कानून व्यवस्था रोज की रोज खराब हो रही है। अगर समाज के लोग आगे नहीं आए तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे इस समाज को बर्बाद होने में। इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा। इसी मकसद के साथ आपको यहां पर बुलाया गया है कि जिम्मेदारी संभालिए दोस्तों, ये आपका काम है, ये आपका देश है, ये आपके बच्चे हैं, आपको ही संभालने पड़ेंगे और कोई रास्ता हमारे को नजर में नहीं आ रहा। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम तैयार करेंगे हमने एक अंबाला में ट्रेनिंग प्रोग्राम किया अपने साथियों का, एक हमने भिवानी में किया। शेर सिंह जी, आदरणीय शेर सिंह जी बैठे हुए हैं यहां पर, उनके सानिध्य में वहां हमने भिवानी के अंदर निमड़ीवाड़ा में प्रोग्राम किया। उसके बाद अब 2 ट्रेनिंग कार्यक्रम और करने का विचार है जो हर जिले में हम लोग जाकर के करके आएंगे। आपके गांव में जाकर के देखिए, आज से जब 10 साल पहले, या मैं कहूं 13 साल पहले, 2009 में, 2010-11 में मैं एक साइंस के ऊपर काम कर रहा था। मैं इस विद्या पे काम कर रहा था कि मुझे कुदरत ने पैदा कर दिया, मैं यूनिक हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं दुनिया से। तो मैं कैसे अलग हूं मुझे कौन बताएगा? या तो मेरे स्कूल का टीचर बताएगा या मुझे मेरे माँ बाप बताएंगे। माँ बाप को तो मेरे लिए रोटी का और मेरी पढ़ाई का इंतजाम करने की फुर्सत नहीं है। स्कूल के मास्टर को नौकरी करनी है, उसको पास इतनी नॉलेज समझ नहीं है, तो फिर कौन करेगा भाई ये काम? और जब हमने इस पे काम किया तो आपको जानकर बड़ी खुशी भी होगी कि मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम किया कि आज हम 3 साल की उम्र के बच्चे को यह बता सकते हैं, और उसके बाद किसी भी बच्चे को, कि इस बच्चे के पास कैसा दिमाग है, कुदरत ने कैसा दिमाग दिया है और ये कैसे काम करने के लिए बना है। अब
अब मान लो आपके बच्चे को 3 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में ही पता चल जाए आपको कि आपका बच्चा इस तरह के काम करने के लिए बना है, उसको उसी के लिए तैयार कर लिया जाए और उसको उन्हीं कामों से जीवन यापन कैसे करना है ये सिखा दिया जाए, तो वो बच्चा उस अल्टीमेट हैप्पीनेस जिसे परम आनंद कहते हैं उस तक पहुंच जाएगा, उस तक पहुंचने का रास्ता तय हो जाएगा। यही सोचकर हम चले थे। ये तो जनता सरकार मोर्चा बन गया तो अब हमें लगता है कि हमारे सपनों को पंख लग गए, इतने सारे साथी बराबर में आके खड़े हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मैं देवेंद्र बल्हारा, मेरा जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने का एकमात्र मकसद है कि मैं अपने समाज के लोगों का साथ लेकर के एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं, ऐसे विद्या केंद्र की स्थापना करना चाहता हूं जिसके अंदर जाने वाले बच्चे के बाद जब वो बच्चा वहां माँ बाप दे दे तो उस बच्चे को समाज के लिए कैसे तैयार करना है ये स्कूल तय करेगा, ये विद्यालय तय करेगा, और बाहर निकलने के बाद समाज में उसको कहां स्थापित करना है ये काम भी विद्यालय ही करेगा। असल में ये काम समाज का होना चाहिए कि आपके गांव में आपका बच्चा केवल आपका बच्चा नहीं है, वो पूरे गांव का बच्चा है। हम पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहा करते हैं कि भाई तू किसका बालक है। जैसे मेरे पिताजी का नाम श्री नफे सिंह है, तो मैं जब छोटा था तो मुझे कोई आपस में बात करते थे और ये कहते थे ना कि यू बालक किसका है, तो मैंने क्या करते, यू नफे के नाम का है। कभी ये नहीं कहा कि ये नफे का है, नफे के नाम का, कि नाम तो नफे का आ गया लेकिन बालक सबते गांव का है, यो इसकी जिम्मेदारी सबते गांव की है। जब समाज ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी ना, जब हमने अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ओढ़ ली, उस दिन से समाज की बर्बादी शुरू हुई है। अब वो निर्णय लेने का समय आया है कि जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, क्या हम ऐसे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं कि समाज मिलकर के तय करे कि हमको कैसी शिक्षा चाहिए और समाज मिलकर के तय करे कि हमको कैसे बच्चे चाहिए, हमें अगली जनरेशन कैसी चाहिए। ये काम अगर समाज तय कर ले, यकीन मानिए ये जो बाहर की विदेशी ताकतों की जो शिक्षा है, जो हमारे ऊपर वेशभूषा और जो ये जबरदस्ती की व्यवस्था थोपी गई है, इसको ध्वस्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मिट्टी के ढेर की तरह ढह जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और गांव के अंदर भी शुरू कर देंगे, लेकिन जो आज तक हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती की व्यवस्था ने जो बोझ डाला हुआ है उसका क्या? इस कर्जे की, इस लोन की, इस अर्थव्यवस्था की पूरी कुंडी को सुलझाने वाले आदरणीय घनश्याम वर्मा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पर। इनकी रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ी सी बात आपको कहूं, ये मेरे बाद में आपको सारी बातें बताने वाले हैं। इनको सुने बिना अगर आप लोग चले गए तो हमारा आप लोगों को यहां बुलाने का मकसद फेल हो जाएगा, यकीन मानिए। यदि आपने इनको सुन लिया और उसके बाद उसको समझ लिया तो हम आपके गांव में जाकर आपके बच्चों को ट्रेंड करेंगे, और यकीन मानिए जनता सरकार मोर्चा हरियाणा से शुरुआत करेगा और उसके बाद पूरे भारत के हर व्यक्ति को कर्ज मुक्त करने का डिसीजन लेगा। भारत माता के इनकलाब। अगर इनकी बात सुन ली ना तो आपको क्या लगेगा कि मैं तो और कर्जा लेऊंगा, उसके बाद कर्जा उतारेंगे। कैसे उतारेंगे ये आपको घनश्याम वर्मा जी बताएंगे, तो गलती मत करिएगा। आवाज कम आ रही हो कम सुन लीजिएगा, अगर डिस्टरबेंस आ रही है मुझे पूरा यकीन है आप बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी इस गलती को क्षमा करिएगा। व्यवस्थाओं में आकर के ये स्पीकर वाले ने ऐसा कचरा कर दिया कि आप तक आवाज इतनी साफ नहीं पहुंच रही, वरना ये कार्यक्रम बहुत ही आपके दिलो दिमाग तक पहुंचना था। फिर भी आपके सब्र का मैं बहुत
कदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं कि आप इस पूरी व्यवस्था को खुद से संभाले हुए हैं। इसके लिए मैं जितना आपका सम्मान करूं उतना कम है। पूरी बात कर लूं, अभी मेरे पास और कितना समय बोला। आप जाइएगा मत आखिर तक, आपके लिए 2-3 अनाउंसमेंट और हैं। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिन्होंने एक ऐसा भांडाफोड़ किया पूरी कहानी का, कैसे लॉबिंग होती है, कैसे नेता तैयार किए जाते हैं कि जब इस दिल्ली वाले पुराने राक्षस से जब लोग दुखी हो जाएंगे तो नया राक्षस कैसे तैयार करना है, और वो कौन सी लॉबी है जो तैयार करती है, वो कौन सी लॉबी है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को कंट्रोल करती है और फिर राजनीति को कंट्रोल करती है। उस किताब लिखी है जिसका नाम आपने सुना हो, जियोपॉलिटिक्स। सुना है कभी आपने जियोपॉलिटिक्स? किस किस ने सुना है जियोपॉलिटिक्स का नाम? अरे एक तो मैंने बोल दिया, एक तो सबने सुन लिया। जब मैंने बोल ही दिया जियोपॉलिटिक्स किसने सुना तो सबने सुन लिया। जियोपॉलिटिक्स नाम की किताब बाहर गेट पे रखी है। उनके लेखक भाई नवनीत चतुर्वेदी जी हमारे बीच में हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। अगर आपको इस व्यवस्था की सारी बर्बादियों की तह तक पहुंचना है, वो किताब इन्होंने थोड़ी संक्षेप में लिखी है, लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए काफी है। अगर आप समझना चाहते हैं, पढ़ने के शौकीन है, किताब जरूर लेकर के जाइएगा जाते हुए, ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी अनाउंसमेंट, बचपन से लेकर जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और जब भी उसको कोई बीमारी होती है, बच्चों को जो वैक्सीन्स लगाई जाती है, उन वैक्सीन्स की वजह से उनके जीव क्राइम रिपोर्ट, वो किताब भी हमारे पास है। जिनको चाहिए कि वो लोग भी उस किताब को लेकर के जाएंगे, जाते हुए मिल जाएगी। तीसरी बात, आपको एक फॉर्म मिला होगा। ये जो आज की बैठक है, हम आप लोगों को ये मानते हैं कि आप लोग अपने आप से आए हुए लोग हैं। हम ये मानते हैं कि आप में एक भी ऐसा नहीं आदमी बैठा हुआ जो किसी की बहू बेटी पर गलत नजर रखता हो, जो समाज के लिए बुरा सोचता हो, जो समाज के अच्छे की ना सोचता हो। हम ये मानकर चलते हैं। अगर कोई सरकार का या कोई जासूस बैठा हो तो उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, वो आदमी हमारे जनता सरकार मोर्चा का आदमी नहीं हो सकता। तो आप लोगों को ये एक फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म के अंदर आपको जिम्मेदारियां लेनी है अपना अपना गांव संभालने की, अपने अपने गांव के किसानों को कर्ज मुक्त करने की, अपनी शिक्षा व्यवस्था को संभालने की, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने की। आप यहां से जाने के बाद दोगुनी ऊर्जा से लग जाएंगे। हम लोग अभी तक 24 घंटे काम कर रहे हैं 24 में से। अगर आप लोग दुगनी ऊर्जा से लगेंगे तो यकीन मानिए हम 48 घंटे भी काम करने को तैयार हैं 24 में से। कैसे होंगे? हमने इतने दिनों में एक आदमी की एक कॉपी तैयार कर ली है भाई, पीछे जाकर। तो एक दूसरा जो दूसरी कॉपी है वो दूसरे गांव में जाएगा, तो 24 के 48 हो जाएंगे। अपने अपने गांव के अंदर जनसंपर्क अभियान को बढ़ा देना है, लोगों की जागरूकता का स्तर बढ़ा देना है, लोगों को आंदोलित कर देना है। यहां आकर के जो ऊर्जा मिली है, हम आपसे ऊर्जा लेकर के जाएंगे, आप हमसे ऊर्जा लेकर के जाइए। आप पूरे प्रदेश के लोगों को संगठित करने का काम कीजिए। और हम अगर 30 तारीख को आपकी इजाजत हो, मन से कह रहा हूं, इसलिए मत कहिएगा, इसलिए मत हाथ खड़ा करिएगा। मैं थोड़ा ठीक भाषण दे रहा हूं इसलिए मत हाथ खड़ा करिएगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज से कहिएगा। हम लोग चाहते हैं कि भाई राजीव दीक्षित जिनका सपना था व्यवस्था परिवर्तन का, उनकी पुण्यतिथि पर 30 अक्टूबर को जींद के अंदर एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन का एग्जाम्पल हम लोगों के सामने सेट कर पाए और लगभग 10,000 लोगों के परिवारों को वहां लेकर के आए कि यह परिवार अब इतना बड़ा हो गया है कि अब आपके रोके से नहीं रुकेगा, आपकी जबरदस्ती हम पर नहीं चलेगी। तो आप बताइए अपना समर्थन दे करके, वरना हम अपने हाथ पीछे खींच लेंगे कि नहीं, कोई फायदा नहीं है। 30 अक्टूबर को अगर आप
आप हमें समर्थन देते हैं इस बात के लिए, तो इस कागज के अंदर जो आपको कागज मिला है, अपनी जिम्मेदारी लिख दीजिएगा। हमें आपसे बहुत ज्यादा अर्थ जो है नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपसे ही चाहिए। हमारा कोई माई बाप नहीं है, किसी बड़े उद्योगपति से पैसे नहीं लिए हैं। अगर लिए होते तो उनको यहां बिठाना पड़ता, उनके हिसाब से मंच संचालन करना पड़ता, उनके हिसाब से अपनी भाषा शैली बदलनी पड़ती। कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हमारा सरगना नहीं, हमारा सरपरस्त नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। लेकिन हमको अपने बीच से वो राजनीतिक लोग भी निकालने पड़ेंगे जिनकी जो शुचिता के साथ काम कर रहे हैं, उनका साथ भी हमको लेना पड़ेगा। आप अपने परिवार की व्यवस्थाओं में से जितना थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा कर पाते हैं, वो जनता सरकार मोर्चा को दीजिएगा। सिर्फ आप ही के सहयोग से सब कुछ चल रहा है। आप ही का सहयोग, आप ही की मेहनत, आप ही का साथ, आप ही का विश्वास, इसी के सहारे जनता सरकार मोर्चा के लोग दिन रात लगे हुए हैं। घनश्याम वर्मा जी को सुने बिना नहीं जाएंगे, आचार्य अग्निव्रत जी को सुने बिना नहीं जाएंगे। आप सारे साथी इतने ही दिल से बैठ करके सुनेंगे। मैं इसी उम्मीद में आपके भरोसे मंच सुनील भाई को देता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई देवेंद्र जी। पीछे जैसे कि कईयों ने बोला, बहुत साथियों ने बोला आवाज की दिक्कत है, तो मैं उनको एक बात पूछ रहा था कि भाई जो ये बैठे हैं मेरे सामने इतने सारे, थोड़े दिन पहले ये किसान आंदोलन में 1 साल से ऊपर बैठे रहे, वहां ये दिक्कत नहीं थी? आप बता दो, वहां दिक्कतें नहीं थी क्या? थी। तो भाई छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है। क्या समस्या खत्म हो गई, या हमारा जुनून खत्म हो गया, या हमारा विचार खत्म हो गया? तो कितने ऐसे हैं यहां पे सामने बैठे जो छोटी मोटी समस्या को नजरअंदाज करके आगे बढ़ेंगे? बस ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि भाई देवेंद्र जी ने बताया कि जो ये समस्या है करेंसी का फ्रॉड, इसको हम फ्रॉड ही बोलते हैं, फर्जी बोलते हैं। और वर्मा जी को सुनने के बाद, वर्मा जी को सुनने के बाद, समझने के बाद, जब किसी भी गांव में किसी से बात करो तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी 2 मिनट में समझ जाता है कि इतना बड़ा फ्रॉड हमें आज तक नहीं बताया, और हर किसी की समस्या का समाधान किसी ने नहीं बताया। तो ये कितना सरल है और कितना मुश्किल है, इसी को जानने के लिए मैं निवेदन करता हूं घनश्याम वर्मा जी को। आज इस युग के, आज इस भारत के एक नए दिशा निर्देशक और दिशा बदलने वाले व्यक्तित्व साबित होने वाले हैं जनता सरकार मोर्चा के अग्रणी भूमिका के श्री घनश्याम वर्मा जी। निवेदन करता हूं हमारा मार्गदर्शन करेंगे। पूरा बना